ओके, पार्ट ए जो है वो आपने डिस्कस कर लिया होगा बेटा। अब पार्ट बी की बात करते हैं ज़रा। पार्ट बी का वही सेम क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आए थे। वी हैव टू अटेम्प्ट 16 क्वेश्चन। आप इस पेपर को एक बार ट्राई जरूर करना अगर आपने नहीं करा है तो किसी ने भी, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन पे देखिए। पेपर मैंने फर्स्ट उसके जो इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें फर्स्ट सेक्शन हमने डिस्कस किया था, उस पर मैंने क्वेश्चन पेपर का लिंक शेयर कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF कॉपी। ओके, जो 21st क्वेश्चन था यहाँ पे हमें साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा π/2 होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सिमिलरली हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं π/2, एक और π/2 आ जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। तो मैं माइनस कॉमन ले लिया और इक्वल टू 2π/3। तो इसकी वैल्यू होगी π/2 और π/2। इसको हम इधर ले आएंगे इसकी जगह, तो पाई माइनस 2π/3 और इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, जिसकी वैल्यू चाहिए। यानी बेसिकली हमें आंसर चाहिए इसका, तो पाई माइनस 2π/3 यानी π/3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो π/3 हमारी ऑप्शन नंबर बी है, तो ये करेक्ट हो गई, यानी प्रॉपर्टी लग रही है, राइट। अब जो अगला क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन में आपको डिसीजन लेना है कि हम इस क्वेश्चन को करें कि नहीं करें। फिर से देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 to 1 on 2, यानी दो चीज़ पूछ रहे हैं। तो या तो इसको अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं, तो अगर आपको इसका कोई शॉर्टकट या कुछ डायरेक्ट कैलकुलेशन पता है तो इसको अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं हम, क्योंकि वी हैव ऑप्शंस ऑफ स्किपिंग 4 क्वेश्चन इन दिस पार्ट, राइट। बट अल्टीमेटली अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस पार्ट, तो उसको कैसे करना चाहिए। तो या तो टाइम टेकिंग है, 1 by 1 हम 1 to 1 और ऑन टू चेक करें। अदरवाइज आप क्या करें, इसका ग्राफ सोचिए। ये ग्राफ एक लाइन बनेगा, ऑब्वियसली एक लाइन बनेगी क्योंकि y इक्वल टू ax प्लस बी वाली फॉर्म है, तो लाइन बनेगी हमारी, तो कुछ इस तरह से पास होगी। तो अब देखिए कि ये लाइन कहीं पे भी टर्न नहीं ले रही है, तो इसका मतलब अगर टर्न नहीं ले रही, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाती जा रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये श्योरली 1 to 1 होगा। तो इसका मतलब है मैनी टू 1 ऑप्शन गई, ये नहीं हो सकती, और यहाँ लिखा है नीदर 1 to 1, ये भी गई, यानी हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचती है ऑन टू है कि नहीं। अब हम देखें कि ये वाली जो वैल्यू है ये अचीव कितनी करेगा, तो कहेंगे ये तो लाइन कितनी भी ऊपर जा सकती है, इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू अचीव कर सकता है हाइट पे, और ऐसे यहाँ पे भी ये नीचे भी y की वैल्यू भी कोई अचीव कर सकता है। इसका मतलब है इस की रेंज जो हमारी हो गई वो गई ऑल रियल नंबर्स, और वही हमारा कोडोमेन दे रखा है, तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज मैच कर रही है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23rd, यह पूछा हुआ है कि ये जो रिलेशन है a ग्रेटर देन b, ठीक है, ये कैसा रिलेशन है। तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो a, a आना चाहिए, यानी a ग्रेटर देन a होना चाहिए। कोई भी नंबर अपने से बड़ा नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी गया, क्योंकि एक पार्ट तो चला गया। अब बचता सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर a b से बड़ा है तो ऑब्वियसली b a से छोटा होगा, बड़ा तो नहीं होगा, यानी ये होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव ही होगा। बट आपको सोचना है कैसे, तो हम कहेंगे अगर a भी आ रहा है आर के अंदर, तो दिस मीन्स, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, a ग्रेटर देन b होगा, और b c के अंदर आ रहा है, b, c आ रहा है, तो इसका मतलब b c से बड़ा होगा। अब हम कहेंगे a b से ग्रेटर है और b c से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली a c से ग्रेटर रहेगा, तो इसका मतलब a, c आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, राइट। अब चलते हैं 24th पार्ट पे। देखिए यानी एक तरह से कह सकते हैं फिर से वही प्रॉपर्टी लिख रही है, साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है। यहाँ ही क्वेश्चन कुछ इस तरह से था समझने के लिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स में से एक साइन इनवर्स एक्स अलग कर लिया, और एक साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को मैंने लिख दिया π/2। यानी हमें कह सकते हैं कि जो मिडल वाली टर्म है वो ये है, राइट। अब हमें क्या पता है, अब हमें इसकी रेंज चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, राइट। अब मुझे ना ये जो ऊपर वाला पार्ट बनाना है प्लस π/2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, π/2 को सब जगह ऐड कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। तो π/2 माइनस π/2 ये बन गया 0, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हो गई 0, ये पार्ट हमने बना चुके हैं, और इधर बन गया पाई, यानी इसका मतलब है a 0 है मेरा और b पाई है। तो a 0 है और b पाई है। देखिए कौन सी ऑप्शन हो सकती है, हमारे को ऑप्शन नंबर a दिख रही है, a 0 है b पाई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। 25th क्वेश्चन करते हैं।
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए इन्वर्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, देखिए ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट आएगा 3 × 1 - 4, तो ये हो गया -3, यानी ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट हो गया -9। और हमें पता है कि ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो इसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी ये हो गया -1/9। और हमें ये भी पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए की पावर n-1 होता है, क्योंकि ये 3/3 का ऑर्डर है, इसलिए ये इसका डिटरमिनेंट रहेगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 मतलब 3-1। तो -1/9 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/81। तो हमारी ऑप्शन नंबर कौन सी सही होगी, 1/81 इज़ दी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है a + b और a - b की वैल्यू निकालिए अगर ये दिया हुआ है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर a + b और a - b की बात करें तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b² + ba - ab, राइट। ये होगा, देख लो आप, यहाँ पे एक और ऑप्शन होगी, ये -b² होगा, ठीक है बेटा। अब अगर a b a के इक्वल है, b a b के इक्वल है, तो ये ऑप्शन हो गई। अब हम यहाँ बात करते हैं a² b² किसके इक्वल आएगा, तो a² को हम लिख सकते हैं a × a। अब a को क्या लिख सकते हैं, इस पहले वाले a को वो लिख सकते हैं ab, ठीक है। मैंने पहले वाले a को लिख दिया ab। और अब b को क्या लिख सकते हैं b, ठीक है ना, यहाँ से। और ए बी को लिख सकते हैं a, यानी हमने ये क्वेश्चन क्लास में भी किया था कि अगर ए बी = a हो और बी = b हो तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि a² a आता है। तो उसी पे मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया था। तो a² हो जाएगा a के इक्वल, b² हो जाएगा b के इक्वल, और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा नल मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो भी एक अच्छा क्वेश्चन था। 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन में अगर आपको याद हो, हमने क्या कहते हैं, इसको 1 बनाने के लिए 5 की पावर x + y से डिवाइड कर दिया था। तो अगर मैं 5 की पावर x + y से डिवाइड कर दूंगा तो बन जाएगा 5 की पावर -y, 5 की पावर -x = 1। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x × log a, और फिर -y का डेरिवेटिव -d/dx। इसका होगा 5 की पावर -x × log 5, और -x का -1 = 0। तो मैं उसको उधर ले जाऊंगा। तो log 5 से log 5 कट गया, और d/dx आ गया हमारे पास -5 की पावर -x/5 की पावर -y। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी जब वो लगाएंगे तो -y ऊपर जाके +y हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगी डी, करेक्ट। तो d/dx आ गया -5 y की -x। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 6x² - 6x - 36। फैक्टर बनाए, जिसके फैक्टर बन रहे हैं x² - 3x + 2x - 6। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया 6 × x - 3 × x + 2। तो अब हमें देखना है कि किस में ये डिक्रीजिंग है। एक तो तरीका है पुट करके देख लो, नहीं तो वेविकर मेथड से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं -2 और 3। x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस से स्टार्ट किया। अब क्योंकि हमें बोला डिक्रीजिंग कौन सा है, तो डिक्रीजिंग मतलब ये वाला रीजन। तो -2 से 3 तक ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। हालांकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, बट उसने बोला डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब बात करते हैं 29 की। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब ये जो कर्व है ये आपस में कट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली इस पॉइंट पे। अब ऐसे देखा जाए तो हमें अप्रोच क्या करनी है कि इस पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, इस पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा 1 1 पे उसका स्लोप का पॉइंट -1 आएगा, राइट। ऐसे ही करना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिव तरीके से भी देखते हैं। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जब भी दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहले हमें ये पॉइंट निकालना होता है, और तो हम कहते हैं ये पॉइंट तो 1, दे रखा है। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों कर्व पे आ रहा है, मतलब दोनों कर्व की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इसमें ना क्या करेंगे, स्लोप पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे बाई चांस हमारे पास ये पुट करने पे डायरेक्टली एक ही वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इसके कर्व की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने देखा ये बन गया a + 1 = 7, क्योंकि ए की इक्वेशन को इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो हमने यहाँ पे इसको कर्व में पुट कर दिया। अब ये A6 पे ऑर्थोगोनल होगा ही होगा, बट यह है कि ये डायरेक्टली आ गया, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब हमें इसका डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम कई बार ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम डायरेक्टली निकाल पाएँ कि वो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो पुट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। 30th क्वेश्चन हमने किया था क्लास के अंदर। हम पहले क्या करेंगे, इस लॉग को हटा देते हैं, लॉग को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा लॉग ए, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के। लॉग ए को मैंने के मान लिया, राइट, तो क्योंकि लॉग ए कोई कांस्टेंट है। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन टू लगाएंगे हम, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 2y और फिर y का y डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x प्लस 2y y डैश। ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा और इक्वल टू 0, तो ये टर्म उधर जाके तो 0, तो हमारे पास, और इस टर्म को ना मैं ये वाली टर्म को प्रोडक्ट को उधर ले जाता हूँ, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो x माइनस वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई वाई डैश, राइट, ये रह जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स क्यूब ये कट जाएगा इससे, तो हमारे पास जो बचेगी टर्म वो बचेगी इनका प्रोडक्ट, सॉरी इस इन दोनों का प्रोडक्ट ऑपोजिट वाले का, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर एक्स इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट बचेगा तो 2x स्क्वायर वाई वाई डैश। आप इसको ओपन करके भी देख लेना, 2 से 2 कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, तो y डैश आ गया हमारे पास y बाई एक्स। तो एक बार देखें y डैश हमारे पास y बाई एक्स कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो ये रही y बाई एक्स एक हमारे पास ऑप्शन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 10th में भी करके आए हैं, वैसे तो डिटरमिनेंट्स की तरह के ऊपर था बेस्ड, बट क्योंकि MCQ है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो एरिया निकाल के 9 लिख देंगे कि आ जाएगा। बट मैं चाहूँगा अब इसको ना ग्राफिकली सोचो बेटा, यहाँ भी देखा है एक कर्व है -3,0, तो ये -3,0, ये कर्व है 3,0, एक है 0,k, इसका मतलब वाई एक्सिस पे हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम ऊपर वाले की बात करते हैं, तो ये 0 के हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसकी बेस कितनी हो गई नीचे वाले की, 3 साइड इस साइड 3 साइड इस साइड, तो बेस हो गई है 6, हाइट कितनी हो गई k, तो ये जो एरिया दे रखा है ये 9 है, इसको 2 से काटा 3 से 3 काटा तो k की वैल्यू 3 आ गई, या ये नीचे बनता तो -3 आती, तो इसका मतलब k की वैल्यू +-3 हो सकती है, तो हमें सिर्फ 3 दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारी डायरेक्ट हो जाएगी। तो कई बार हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को ऐसे सोचना भी चाहिए, जब आप इसको ऐसे क्वेश्चन को सोचने लगोगे तो अब एग्जाम में भी उसको पिक करने लगोगे। अगला देखते हैं बट यहाँ पे ये जब इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा z इक्वल टू 2। अब सेकेंड इक्वेशन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा y प्लस z इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2, z की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 1, और फिर फर्स्ट इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस z 6 आ रहा है, तो यहाँ से x आ गया 3, तो x 3 y 1 z 2 आ रहा है। हमसे 2x की वैल्यू पूछी है 6, y की वैल्यू पूछी है 1 और z की पूछी है -2, तो 7 - 2 5 आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 क्वेश्चन एक बहुत स्मार्ट क्वेश्चन था, tan y इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, हमने इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ x। अब इसका जो डेरिवेटिव होगा डी/x वो क्या आएगा 1/1 + x स्क्वायर, और इसका जब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर 1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। अब वो कह रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो जब x 1 है, तो x को 1 पुट कर देते हैं, तो x को जब 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, यानी -1/2 कह सकते हैं, या 4 को बदल ले जाता हूँ, तो 4y डबल डैश क्या आ जाएगा मेरे पास -2, तो -2 हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गई। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। 34 क्वेश्चन ए इनवर्स निकालना, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी क्वेश्चन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4a इंटू ए इनवर्स विच इज़ i प्लस 2 इंटू ए इनवर्स यानी 2i माइनस ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स इक्वल टू 0, तो उसको ले जाएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन आ गई इनवर्स की 4a + 2i, तो 4a + 2i ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है।
अब मैक्सिमम वैल्यू पूछी है जब क्वेश्चन में, तो कई बार बच्चे इसमें ना मैक्सिमम की बात करेंगे, बट जो क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो एमसीक्यू में तुम्हारा बहुत सारी ऑप्शन होती है, तो हम इसको डायरेक्ट क्यों ना करें। तो मैं ये क्या देख रहा हूँ कि इसको मैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4 लेके, तो ये बन जाएगा sin 2x। तो बेसिकली मुझे 4 sin 2x की वैल्यू चाहिए। तो वाई आई शुड गो फॉर मैक्सिमम कैलकुलस अप्रोच, जब मुझे पता है कि sin 2x की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। sin 2x हमेशा लाई करता है -1 से 1 के बीच में, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 4 और -4 के बीच में लाई करेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं ना, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अगर आपको साइन के क्वेश्चन, मॉड के क्वेश्चन, स्क्वायर क्वेश्चन हमने क्लास में जो किए थे, अगर वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये गो फॉर डायरेक्टली मेथड, इसको मैक्सिमम अप्रोच से मत करिए, राइट। ऑब्जेक्टिव, अगला क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू 1 और 4 है, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम इस पे आएगा, तो हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a + 4 इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, और वो 13 दे रखी है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये। 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि R एक रिलेशन है, उस रिलेशन में लाइंस आपस में रिलेट कब होंगी, जब वो इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे। तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव है मतलब हर लाइन अपने ऊपर ही ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब ये लाइन तो अपने साथ हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मैच कर रही है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो सिमेट्रिक भी गया, सॉरी इक्विवेलेंस भी गया। अब अगर एक लाइन हम कहें L1 L2 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी L1 L2 दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली L2 L1 के साथ भी करेगी, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। बट आपके माइंड में आ रहा होगा ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा अगर L1 और L2 आपस में, मान लेते हैं ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, तो अगर L1 L2 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और L2 L3 भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि L1 L3 इंटरसेक्ट ही ना करे, ठीक है ना। तो यानी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा ये, तो इसका मतलब सिर्फ ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था सोचने के लिए। अब करते हैं बात ये इस वाले क्वेश्चन में, हम देख रहे हैं 1 A से रिलेट है, 2 B से रिलेटेड है, 3 C से और 4 D C से ही। इसका मतलब है दो वैल्यू x की, एक y से रिलेटेड है, इसका मतलब इसको हम कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन। तो 1 to 1 तो नहीं हो सकता ये, और बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन B या C में से होगी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास y के अंदर आंसर आ रहे हैं उनमें A B C D सब आ सकते थे, बट D भी किसी पे मैच नहीं कर रहा है, यानी D अकेला रह रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन में हम कहेंगे कि कोडोमेन और रेंज मैच नहीं कर रही, क्योंकि कोडोमेन कहता है कि भी आंसर आने चाहिए A B C D, बट जो मेरी रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, A B या C, D नहीं आ पा रहा, तो इसलिए ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज़ मैनी टू वन इन टू फंक्शन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। कॉन्केव जो फिजिबल रीजन होता है LPP का, वो हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डेफिनेशन बेस्ड। 40th क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कर्व है 0 1 पे, जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे कहाँ जाएगा। तो बेसिकली पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन की बात करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव आ गया e⁻x, इसमें डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट कर दिया 0 1, यानी जैसे ही हमने x को 0 पुट किया, क्योंकि ये x है ये y है, तो e⁻0 1 आ गया, यानी स्लोप मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y - y1, ये रहा 1, स्लोप x - x1, ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ कर लूँ, बट मुझसे पूछा गया कि ये लाइन x एक्सिस पे कब मीट करेगी। अब हमें पता है x एक्सिस पे y 0 होता है, तो हम इसी में y को 0 पुट कर देते हैं, तो -1 = x हो गया। तो इसका मतलब -1, 0 मेरा पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं हमने डिस्कस करते हुए ये पार्ट 18 मिनट्स में ओवर कर लिया है। तो इसका मतलब हर पेपर, अगर आप पेपर में ढंग से करेंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो ये एक पार्ट आप 15 मिनट्स में कर सकते हैं हर सेक्शन। तो हमारे पास 3 सेक्शन है, तो यानी इसका मतलब जो आपको 90 मिनट्स का पेपर था वो ईजिली आप 45 मिनट्स से 50 मिनट्स में कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होंगे, उतना आपको टाइम मैनेजमेंट आपको करना आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और पेपर मैं शेयर करूँगा अभी, तो इसको आप पेपर को अच्छी तरह रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।